नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार कोरोना को लेकर हम तमाम सारी बातें आपको बताते आ रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो कोरोना की शुरुआत से आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो है इंदौर की नई सेलिब्रिटी डॉक्टर रवि जोशी। स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सुनील भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब पुनः मुझे आपके माध्यम से श्रोताओं से जुड़ने का एक मौका दिया और कोरोना की इस महामारी के बारे में जो अपना डिस्कशन रहता है, ये इसका मुझे स्वयं को बहुत इंतजार रहता है। क्या बात है, ये हमारी खुशनसीबी है सर। हमारे तमाम सारे श्रोता आपकी बातों को सुनने का इंतजार करते हैं और जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप सोशल मीडिया पे आप स्वयं आपकी जानकारी में आता है कि कितने लोग उसको देखते हैं। बहरहाल आज के हालात पर मैं बात करना चाहता हूँ। पिछली बार जब हमने बात की तब आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम बहुत अच्छी स्थिति में की ओर पहुंच रहे हैं। लगा है क्या हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं? बहुत ज्यादा जल्दी हमने हमारा गार्ड छोड़ दिया और कोरोना के बाउंसर से हम धराशायी हो गए। इस वजह से कोरोना हमें झुकाने में सक्सेसफुल रहा है, पर अभी तक हम आउट नहीं हुए हैं। हमारे पास पूरा मौका है कि हम वी कैन बाउंस बैक और अभी भी हम इस गेम को जीत सकते हैं। क्या बात है। देखिए, एक डॉक्टर का कॉन्फिडेंस देखिए, और ये कॉन्फिडेंस महज बात करने के लिए नहीं है, फील्ड में रहकर काम करना, तमाम सारे पेशेंट्स के साथ जूझना, उनकी दिक्कतों का सामना करना, उन्हें दिक्कतों से दूर करना, और उसके बाद इस तरह की बातें निकल कर आती है। बहरहाल आप इतने आशान्वित अभी भी हैं, इसके पीछे कारण क्या? इसके पीछे कारण सिर्फ सिंपल सा है सर कि वी आर अचीविंग 100% सक्सेस रेट इन माइल्ड केसेस, अर्ली मॉडरेट केसेस। यहाँ तक कि बुजुर्ग व्यक्ति भी जो अपनी तमाम मरीजों के मतलब तमाम बीमारियों को साथ में लेके आ रहे हैं, उनको भी हम कोरोना मुक्त करके वापस घर भेजने में सक्सेस हो पा रहे हैं। तो जहां हमको हर हफ्ते कुछ ऐसे केस मिलते हैं जो लगता है कि बड़े आसान है, हम उनको बचा नहीं पाते, बट वहीं पे कई ऐसे डिफिकल्ट केस भी जब बच के जाते हैं, तब हमको पूरी विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी को हराने की कुंजी मिल चुकी है। बस जरूरत ये है कि एक ऐसे समय पे हमको हमारा कार्य करने का मौका दिया जाए जब चीज अपने हाथ में ली जा सकती हो। दैट मीन्स अर्ली प्रेजेंटेशन। लक्षण हो, डॉक्टर के पास जाइए, जल्दी आप अस्पताल आइए, आप सुनिश्चित होके स्वस्थ होके घर वापस जाएंगे। क्या बात है। यहाँ एक बात सीधी निकल कर सामने आ रही है कि आम जो बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें कि जरा से भी लक्षण दिखते हैं तो आप उसमें लापरवाही मत बरतिए। ये मत सोचिए कि कोरोना में पॉजिटिव आने के बाद मुझे हॉस्पिटल में गाड़ी लेकर जाएगी, भर्ती कर दिया जाएगा, 15 दिन तक रोक दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही वे लोग जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनके अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोगों से भी इस बात की गुजारिश है कि इन्हें इस तरह की दृष्टि से मत देखिए। एक बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। बहरहाल डॉक्टर साहब, आपने कहा कि तुरंत अर्ली स्टेज पर अगर आ जाएंगे तो शायद इतनी गहराई तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइल्ड केसेस से हम स्वस्थ होकर जल्दी घर लौटेंगे। इस समय जो केसेस आ रहे हैं, इसके मुताबिक, आपकी बातों के मुताबिक, तो मुझे लग रहा है कि सीवियर केसेस ज्यादा आ रहे हैं। निश्चित रूप से सीवियर केसेस ज्यादा आ रहे हैं, पर ये वे केसेस हैं जो शहर के बाहर से ज्यादातर आते हैं, जो कुछ एक आध हफ्ते का समय अपने अपने सबर्ब्स में इलाज की कोशिश में नाकाम होके फिर रिफर होके आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंदौर से भी इन केसेस की संख्या कम हुई है, पर जो अगर अभी भी माइल्ड केसेस की संख्या सर्वाधिक है सर। एंड वी कैन सी ये जो सीरियस केसेस है बढ़ जरूर रहे हैं, बट इनमें भी कुछ ऐसे केस है जो टाइम पे आते हुए भी सीरियसनेस के बावजूद ठीक होके जा रहे हैं। अभी कोरोना की तीव्रता बढ़ी है। मेरा ये मानना है कि ये जो मौसम है, जो बारिश के बाद का जो ये पीरियड रहता है, वो स्वाभाविक रूप से श्वसन संबंधित रोगों के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी पीरियड रहता है। अभी ये इस प्रकार के रोगों के मरीज अधिक मिलते हैं, और इस टाइमिंग पे कोरोना का होना निश्चित रूप से कोरोना की सिवियरिटी को और कोरोना की फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ऐसा देखने में आ रहा है डॉक्टर साहब कि सर्दी, खांसी, बुखार के केसेस इस समय थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं। और क्या लग रहा है, सबको तो कोरोना नहीं हुआ है? नहीं सर, इन्फ्लुएंजा नामक वायरस, जिसे कि कहा जाता है कि टीबी और इन्फ्लुएंजा तब से है जब से मानवता की शुरुआत हुई है, और अब इन्फ्लुएंजा के काफी केसेस हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं।
क्योंकि इनका लक्षण भी साधारण सर्दी खांसी जुकाम की तरह होता है, तो हम लोग अक्सर सब कोरोना कोरोना के पीछे रहते हैं, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो निश्चिंत हो जाते हैं कि यार कोरोना नहीं है, ये तो रूटीन कुछ ना कुछ होगा। बट हमें ये समझना जरूरी है कि जो हमारे पुराने शत्रु हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, टीबी, ये कई रूप में इसी रूप में सामने आते हैं। और अगर हम थोड़ा सा सचेत रहे, हमें ये बहुत खुशी की बात है कि आपको कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव है, पर आपके अंदर के एक्सरे में या आपके अंदर जो शारीरिक कमी आ रही है उसको भी आपको डॉक्टर को देख के उचित रूप से इलाज लेना उतना ही आवश्यक है। इस समय डेंगू के केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं साधारण फ्लू के साथ साथ, क्या कहते हैं इसको लेकर? निश्चित रूप से सर, अभी न सिर्फ डेंगू बल्कि अब हम कोरोना में भी ऐसे केसेस देख रहे हैं जिनका प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम आ रहा है, जो मूलतः डेंगू के वायरस का एक निशानी होती है। तो ये अगर हम ये चीज पहले 100 में एक देखते थे, तो अब 100 में से 10 केस ऐसे आ रहे हैं जिनके प्लेटलेट काउंट इलाज के दौरान हमको बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। तब हम उनके डेंगू की जांचें कराते हैं और हमको 100 में से 2 या 3 डेंगू पॉजिटिव केस अब मिलने लग गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना केसेस की। कोरोना और डेंगू दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ? कुछ केसेस में तो ऐसा प्रमाण सामने आया है। हर केस में भी प्लेटलेट काउंट कम होता है तो हम एज अ फिजिशियन सबसे पहले माइंड में डेंगू और मलेरिया ही आता है। तो कई केसेस को डेंगू नेगेटिव होते भी और डेंगू नेगेटिव होते हुए भी डेंगू की ही तर्ज पर ठीक किया जाता है। मतलब वो प्लेटलेट्स कम होना, ये और बार बार बुखार आना और जाना, प्लेटलेट्स कम होना, उनके फेफड़ों में पेट में पानी बढ़ना, ये सारे डेंगू के जो लक्षण मिलते हैं वो हमको आजकल कुछ कोरोना के केसेस में भी मिलना चालू हो गए हैं। सर अगर हम बात करें, चिंताजनक स्थिति शहर की है, लोग काफी डरे हुए हैं लेकिन फिर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं इसे? ये डर शायद सिर्फ सोशल मीडिया और बातचीत तक ही सीमित है, अंदरूनी रूप से शायद वो डरे हुए नहीं है। तभी वो इतने खुले मन से मेरे ख्याल से कितने ही लोगों ने 56 का वो मंजर अपने मोबाइल पे देखा था जिसमें लोग बिल्कुल आश्वस्त होके घूम रहे हैं। आप अगर 3 महीने पहले लॉकडाउन खुलने बराबर जब हम सड़क पे निकलते थे तो हमें मास्क से सने हुए चेहरे मिलते थे, किंतु अगर आप अभी निकलेंगे तो अब अधिकांश लोग मास्क पहन ही नहीं रहे हैं और जो पहन भी रहे हैं वो उसको गले का आभूषण भर बना के रखा हुआ है। तो निश्चित रूप से आदमी बाहरी रूप से डरा हुआ है पर मानसिक अंदरूनी रूप से शायद डरा हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक कहना। मुझे लगता है कि 1 या 2 शो पहले जब हमने आपसे बात की थी, आपने एक बात बताई थी कि इंदौर से उज्जैन आप कहीं एग्जाम लेने जा रहे थे तो रास्ते में सांवेर में भी ऐसा ही मंजर आपने देखा था। तो क्या ये बड़ा कारण है ग्रामीण क्षेत्रों से केसेस आने का? निश्चित रूप से देखिए केसेस तो काफी आ रहे हैं और इंदौर के बाहरी क्षेत्रों से भी काफी केस आ रहे हैं। हम देखते हैं मंदसौर तक से, नीमच तक से, और इस साइड अगर हम देखें तो सेंधवा साइड, सेंधवा बेल्ट से, बड़वानी साइड से काफी सारे केसेस की संख्या आ रही है। ये सभी केसेस ऐसे हैं जो सिवियरिटी में भी ज्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेरे सामने साक्ष्य था इंदौर की सीमा पार करते से ही, शायद उन जगहों पे भी वही बात लागू होती होगी। बिल्कुल ठीक कहना है, ग्रामीण क्षेत्र से भी केस उसी तरह से बढ़कर आ रहे हैं। अगर हम एक सरकारी आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 60% लोग जो हैं इंदौर के और 40% बाहरी एडमिट हैं। आपके हॉस्पिटल में भी कमोबेश यही स्थिति है? हाँ, मेरे ख्याल से काफी पेशेंट्स हमारे यहाँ पे भी अभी बाहरी इंदौर के सीमा के बाहरी क्षेत्र से आए हुए हैं। इंदौर के भी काफी पेशेंट्स हैं। एक अच्छी बात ये कि इंदौर में अब अधिकांश हॉस्पिटल्स ने सुविधाएं देना चालू कर दी है कोरोना मरीजों के लिए, तो इंदौर की जनता पर से उसमें भी काफी वहां जाती है और अरविंदो भी आती है, बट हमारे यहाँ प्रोपोर्शनली बाहर के मरीज भी काफी मात्रा में है। क्या लग रहा है सर, वैक्सीन को लेकर भी जबरदस्त प्रयास चल रहा है? स्पुतनिक के नाम से रशिया अपना वैक्सीन लेकर आने वाला है और वैक्सीन भारत में आने में संभावना आपको कब तक दिखती है? सर, जो आज मैंने भी सुबह पेपर में पढ़ा था कि भारत उस ट्रायल का एक हिस्सा बन रहा है जिसमें कि स्पुतनिक को भारतीय मरीजों के ऊपर भी एक मौका दिया जाएगा, भारतीय जनसंख्या पे एक मौका दिया जाएगा। मैं बहुत आशा करता हूं कि जल्द ही हमें वैक्सीन के रूप में एक टूल मिले ताकि कम से कम नए मरीजों की जो डे बाय डे संख्या हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या में कमी आए। वैक्सीन इज नीड ऑफ द आवर और इम्यूनिटी
ही एक रास्ता है। आखिरकार जो जो जितनी तारीफ आयुर्वेदिक की, देसी दवाओं की जाती है कोरोना में, वो इसलिए की जाती है क्योंकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और वैक्सीन भी उसी इम्यूनिटी को एक तरह से मॉडिफाई करने का तरीका है। तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी ही इस वैक्सीन को हराने में हमें एक रास्ता देगी। आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं सर, अगर हम उसका एज ग्रुप देखें तो किस तरह के हैं? सर एज ग्रुप में जहां पहले हम देखते थे कि 60 अबव, 55 अबव की अधिकांश रहते थे, वहीं पे अगर आप अब वार्ड में राउंड लगाएंगे शाम को, तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही यंग क्राउड रहता है, और वो यंग क्राउड मतलब 20 से 40 की उम्र का रहता है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, और या फिर स्टूडेंट पॉपुलेशन जो मतलब अपने कॉलेज में है या फिर कोचिंग क्लास में आगे के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। रिलेटिवली इस एज ग्रुप में हाउसवाइफ्स की संख्या भी काफी हमको देखने को मिलती है। आपने कहा कि रिलेटिवली हाउसवाइफ की संख्या भी काफी मात्रा में देखने को मिल रही है। अगर महिला पुरुष रेशो की बात करें तो क्या ये लगभग बराबरी से आ रहे हैं या पुरुष ज्यादा आ रहे हैं? सर करीब करीब बराबर ही आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये जो इस बीमारी ने एक अनोखा रूप ये लिया है कि ये फैमिलियल कांटेक्ट, मतलब एक परिवार को इन्वॉल्व करती है। यूजुअली हस्बैंड और वाइफ जोड़े में ही एडमिट होने आते हैं, बहुत कम ही हमको ऐसा दिखता है कुछ सीरियस केसेस में कि कोई एक आ रहा है। तो अभी भी मैं मेरे रेशियो को 50-50 मानूंगा सर। क्या एक यूथ घर के लिए करियर का काम कर रहा है, जो बाहर जाकर आता है, यूथ घूम कर आता है, दोस्तों से मिल के आता है, और वह बीमारी घर के लोगों को बांट रहा है? जो मंजर कुछ दिनों पहले इंदौर का देखने को मिला था 56 पे, जो आए दिन हम एमजी रोड पे देखते हैं, तो अब तो यही मानना पड़ेगा कि शायद यूथ ही इसका कैरियर बन चुका है, क्योंकि अत्यंत उदासीनता अपने खुद के स्वास्थ्य के प्रति जब यूथ में हमको सामने, जब हम गाड़ी चलाते हुए देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज घर पे जाती है, और घर पे अपने बुजुर्ग रहे, घर पे बहुत छोटे बच्चे रहे, उनके अंदर जब ये संपर्क में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीमारी की आग में और घी डालने का काम तो कर ही रहा है। अगर सर हम इस ढंग से समझने की कोशिश करें, सामान्य आदमी आपकी बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहा है, देख भी रहा है, और लगातार हमारे पास आपके शो को लेकर रिएक्शंस भी आती हैं और इंतजार भी करते रहते हैं। वो ये जानना चाहता है कि कोरोना के प्रारंभिक लक्षण अगर हम सामान्य आदमी बिना किसी टेस्ट के अगर देखना चाहे तो क्या ऐसा कोई पैरामीटर है, क्या कोई आपको ऐसा लगता है कि ये अगर आपको है तो आप इस पर तुरंत जांच करवाइए? देखिए, जो बेसिक जो लक्षण हैं वो हैं तापमान 100 डिग्री से ऊपर होना, गले में तीव्र दर्द होना, पतले दस्त होना, पेट में मरोड़ उठना, आपको पूरा बदन दर्द होना, यहाँ तक कि आपको अनियंत्रित खांसी चालू हो जाना, सीने में तेज दर्द उठना। ये कुछ ऐसे साधारण लक्षण हैं जो कम तीव्रता से चालू होके धीरे 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 तेज होते हैं। अब इसकी एक, मैं आपसे 1 मिनट मांग के उसकी एक समय सारणी बताऊंगा आपको। यदि एक सामान्य व्यक्ति को जुकाम हुआ तो वो सबसे पहले क्या करेगा, घर पे भाप ले लेगा। उसके दूसरे दिन वो घर के पास वाले मेडिकल पे जाके यार भैया एक गोली दे दो। उसके तीसरे चौथे दिन जब लगेगा कि बात बन नहीं रही है, वो पहले अपने यहाँ के लोकल प्रैक्टिशनर को जाएगा, जो कि किसी भी पैथी के हो सकते हैं, और उसके 2-3 दिन बाद जब समझ में आया या फिर बाय चांस किसी की कोई न्यूज आ गई कोरोना संबंधित, तब वो जाके उचित परामर्श करने के लिए प्रॉपर जगह पे जाएगा। ये एक समय सारणी अधिकांश मरीजों की हम देखने में हमको आती है। कितनी अच्छी बात कही, और वाकई में ये हकीकत है कि आम आदमी सबसे पहले तो कोरोना के डर की वजह से, और वो डर को दिमाग से निकालना पड़ेगा। और जैसा डॉक्टर रवि डोसी जी ने कहा है कि प्रारंभिक लक्षण आते से ही अगर आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो 100% आप तुरंत कोरोना नेगेटिव हो सकते हैं। डॉक्टर, फैमिली पूरी पॉजिटिव आ रही है। अगर हम देखें तो अब जो है वो कोरोना मास से निकलकर क्लास में चला गया है। कितने सहमत है इस बात से? 100%। अगर मैं मेरे ओपीडी की दास्तान बनाऊं तो एक ऑडी से लेकर अपने बीआरटीएस की बस में ट्रेवल करने वाले तक लोग आज ओपीडी में दिखाने आए, और उसी तत्परता से, उसी सीरियसनेस से उन्होंने दिखाया। तो क्लास वाली बात आपकी बिल्कुल उचित है, ऑक्यूपेशन वाली बात उचित है, गांव और शहर का बात उचित है। सभी सभी प्रकार के समाज के लोग अब इस बीमारी से ग्रस्त हैं एवं उसके इलाज के लिए सामने आ रहे हैं।
पहले ऐसा माना जाता था शहर में कि सर कोरोना के मरीज चंदन नगर, सिलावटपुरा, खजराना, सुदामा नगर, रानीपुरा, स्नेहलतागंज यहाँ से आए थे। इंदौर शहर की बात कर रहा हूँ मैं। अब उन क्षेत्रों से मरीज आना कम हुए हैं क्या? निश्चित रूप से कम हुए हैं, एवं वहां से अब गिने चुने मरीज ही आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है कि क्या वहां पे अति तीव्र बीमारी होने से इम्यूनिटी वहां पे डेवलप हो चुकी है, या फिर प्रशासन ने जो सख्त कदम वहां उठाए थे उनका ये नतीजा है कि अब वहां से केस नहीं आ रहे हैं। क्योंकि वाकई में उन सभी जगहों का जिनने आपने नाम लिया था, अब वहां के मरीज ढूंढे ढूंढाए नहीं मिलते हैं। अब आपको हमेशा नई नई जगह के बारे में सुनने को मिलता है कि अच्छा यहाँ से भी आ गया, पलासे से भी आ गया, साकेत से कोई आ रहा है, कोई वहां पे वो सुदामा नगर साइड से आ रहे हैं। तो ऐसे नए नए क्षेत्र सुनने को डेली मिल रहे हैं अब। सर मैंने जब ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने उस क्षेत्र के किसी एक क्षेत्र के किसी व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। तो उनका यह कहना था कि हमारे यहाँ 70% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सिर्फ 30% लोग मास्क पहन रहे हैं। तो क्या माने इसको, क्या वहाँ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है? सर ये तो सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि अगर 30% लोग भी मास्क पहन ले तो इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा। तो सिर्फ 30% लोगों को ही तो मास्क पहनाना है इंदौर में अपने को। तो मेरा ये कहना है सर, चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना जरूरी है। ट्रेन ऑफ ट्रांसमिशन का जरिया है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो मुंह से या नाक से निकलने वाले कण है वो वातावरण में नहीं जाए, उसके लिए मास्क पहनिए। हर्ड इम्यूनिटी का होना नहीं होना अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, और हर्ड इम्यूनिटी इसके लिए एक प्रभावी कारण हो सकती है, किंतु ये स्थापित नहीं है। और उस हर्ड इम्यूनिटी के बदले जो कीमत खजराना जैसे एरिया ने दिए, अपन उसका अंदाजा लगा सकते हैं सर। वहां कितने ही बुजुर्गों को हमने दम तोड़ते देखा है। तो अगर मास्क और हर्ड इम्यूनिटी के बीच में चॉइस दी जाए तो मैं मास्क को ही प्रेफर करूंगा सर। सही बात है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात कही है। निश्चित तौर पर इस तरह की जो बातें निकल कर आ रही है उसके पीछे कारण क्या है तो खोजने का विषय। बहरहाल आपने कहा कि मास्क हमेशा होना ही चाहिए। लोग मास्को के सिस्टम को, एसएमएस को ओबे नहीं कर रहे हैं। और हम देखें धीरे धीरे शहर में खाने पीने के स्थानों पर भीड़ बढ़ रही है, शहर के अंदर मध्य क्षेत्र में भीड़ बढ़ रही है। सिटी बसेस चालू हुई, अभी उस समय उसमें उतना ट्रैफिक नहीं और लोग नहीं है। आप इन सब सिम्टम्स से और मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंतित हैं या आशान्वित हैं कि जल्दी हम इस पर कंट्रोल पा लेंगे? सर मैं आशान्वित हूँ। मानव और मनुष्य हमेशा स्वतंत्रता को पसंद करता है। अगर हम वाकई में हमारे स्वतंत्रता को प्रेम करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम नियमों का पालन करें। अन्यथा हमें मजबूरी में लॉकडाउन जैसी स्थिति का फिर से सामना करना पड़ेगा। तो हर इंदौर का प्राणी स्वतंत्रता को पसंद करता है। हर कोई चाहता है कि यार एक बार मैं घुमाऊं, कुछ ना कुछ खा लूं और वापस अपने काम में लग जाऊं। तो अगर वो इस संडे को जो स्वतंत्रता पे इतने प्रश्न उठे कि यार 56 पे देखो क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, इंदौर की जनता अगले संडे 56 पे मिलेगी, पर पूर्णतः मास्क पहने हुए मिलेगी। ये मेरा मानना है। क्या बात है! इस तरह का जज्बा, इस तरह का जुनून, इस तरह का विश्वास डॉक्टर रवि डोसी दिखा रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं इस शो को, देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रवि डोसी जी की बात सही साबित हो। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो कम से कम एसएमएस, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर ये शहर जो स्वच्छता के लिए 4 बार अवार्ड जीत चुका है, स्वच्छता में भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। बहरहाल एक अंतिम प्रश्न है मेरा डॉक्टर साहब कि आप लगातार इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। इस समय रात 11:30 बजे मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है दिन से लेकर रात तक। फिर भी आप तरोताजा दिख रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या? और एक इससे जुड़ा इसके बाद एक प्रश्न और है मेरा, वो ये कि इतने पेशेंट देखने के बाद आपको कोई एक कारण नजर आता है जो बहुत बड़ा कारण हो, जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि इसको तो कम से कम फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कोरोना नहीं हो? देखिए, मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि अगर मेरे एफर्ट से कहीं उसमें कुछ फर्क पड़ता है तो 24 में से 24 घंटे में काम करने को तैयार हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स ही हमको इस मुसीबत से सामने लाएंगे। ये चीज आज की तारीख में कितने ही आइकॉनिक लोग इंदौर में हैं। मेरे खुद के इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं जो लगे ही रहते हैं, सुबह 5:30 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक हमको कंटिन्यूसली फीडबैक्स
और पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं अपने शहर के कलेक्टर का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, जिनको देख के उनके व्यवस्थित अप्रोच और थॉट प्रोसेस को देख के मैं सलाम करता हूँ। हमारे सीनियर डॉक्टर्स, उदाहरणवश मनीष पोडवाल सर हुए सीएचएल में, जिन्होंने कभी अपना काम बंद नहीं किया सर। सीपी कोठारी सर हैं, कितने ही सीनियर सर्जन हैं जो आज की तारीख में भी सर्जरी कर रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि हमें एफर्ट करना है, हम मानव हैं, कर्म प्रधान लोग हैं, हमारे कर्म से ही ये विपदा से हम बाहर आएंगे। और रही ताजा बात, तो सर हर हर पारिवारिक व्यक्ति की तरह मेरी परिवार के पास जब भी आता हूँ तो एक स्नान लेने के बाद जब बच्चों के साथ और मम्मी पापा और वाइफ के साथ बैठने का मिलता है थोड़ा सा टाइम, तो आई थिंक वही पल रहते हैं सुकून के, जो थोड़ा बहुत इस दिन भर की जो भी बातें रही उससे खुद को फ्री करके तनाव मुक्त करने में मुझे मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर रवि जोशी ने। और इस समय हकीकत ये है कि जिन लोगों के शहर के बड़े डॉक्टर्स के डॉक्टर रवि जोशी जी ने नाम लिए हैं, चाहे वो डॉक्टर मनीष पोरवाल हो, डॉक्टर सीपी कोठारी हो, विनोद भंडारी जी की बात इन्होंने कही है, ये सब लोग हैं जिन्होंने शहर को एक पहचान दी है। लेकिन 2020 में इंदौर शहर को अगर किसी व्यक्ति ने पहचान दी है हेल्थ के सेक्टर में, तो वह हैं डॉक्टर रवि जोशी। सैल्यूट है डॉक्टर आपको, आपके जज्बे को, आपकी लगन को, और निश्चित तौर पर ये आपका जज्बा हमेशा कायम रहे और आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर कोरोना मुक्त होगा। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।